Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshekar, and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face to Face series. Friends, in these episodes, we talk to emerging companies from emerging sectors and we talk to the promoters, to the top managements of such companies. And this helps us to understand these companies in a much better way. And today, friends, we have got a very interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Parmeshwar Metal Limited, and we have the privilege of having the managing director, Mr. Shantilal Shah. शांतिलाल जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारे साथ हो और बहुत धन्यवाद। सर, मुझे यकीन है ये छोटे इंटरव्यू में हमको आपके बारे में और आपकी कंपनी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। राइट। तो शांतिलाल जी, पहला सवाल जो बेसिक बिजनेस के ऊपर है, अगर आप हमको बताएं कि सर हमारा मेन बिजनेस मॉडल क्या है, हम कौन से प्रोडक्ट में स्पेशलाइज करते हैं, और दूसरी बात सर, ये धंधा आपने कभी शुरू किया, क्या ये आपने खुद शुरू किया या आपके पिताजी के टाइम का था, उसको बाद में आपने कंटिन्यू किया? तो सर इसके जर्नी के बारे में भी कुछ बताइए, क्योंकि कंपनी करीबन 6-7 साल पुरानी है, तो आपने बहुत मेहनत करके यहाँ तक राइट। लाया। तो सर थोड़ा सा बिजनेस जर्नी के बारे में बताइए, ये बिजनेस कैसे शुरू किया? परमेश्वर मेटल लिमिटेड वाज एस्टेब्लिश इन 2016-17 17-18 के अंदर हमने पूरा प्लांट का सेटअप किया और 18-19 से हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। बेसिकली हम कॉपर वायर रोड 8 mm का प्रोडक्शन करते हैं और ऑन डिमांड 12.5 mm रोड भी बनाते हैं। ओके। बेसिकली कॉपर स्क्रैप परचेज करके मेल्टिंग, रिफाइनिंग और फिर प्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस है। और एज ऑफ नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग मोर देन 1400 मेट्रिक टन प्रोडक्शन ओके। इन करंट मंथ। ओके। और शांतिलाल जी, हमारे कंपनी का जो प्रोडक्ट है कॉपर वायर तो मैं समझ गया, लेकिन विद इन दिस कॉपर वायर प्रोडक्ट, इसमें कोई प्रोडक्ट कैटेगरीज है? कौन कौन से साइजेस के आप बनाते हो, या कौन कौन से एसक्यूज है? यानी नॉर्मली हर कस्टमर का थोड़ा सा अलग रिक्वायरमेंट होगा, तो सर इसके बारे में कुछ बताइए। अभी प्रेजेंटली लास्ट 6 to 7 ईयर से हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो 8 mm सिंगल प्रोडक्ट 8 mm कॉपर वायर रोड बना रहे हैं। ऑन डिमांड कस्टमर की स्पेशल डिमांड है तो 12.5 mm की रोड बनाते हैं। ओके। और 8 mm से 1.6 वायर हम बना रहे हैं अभी, जो ओके। मंथली लगभग नियर अबाउट 100 से 150 टन के प्रोडक्शन में है। ओके। तो बेसिकली कस्टमर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कस्टमाइज करके उनको वो प्रोडक्ट सप्लाई करते हो, जैसे आपको ऑर्डर आता है, जो भी स्पेसिफिकेशंस होते हैं। और मोस्टली ऑर्डर अभी 8 mm वायर रोड के है। अच्छा, 8 mm को वायर रॉड के, ठीक। 8 mm रोड और उसको प्रोसेस करके 1.6 के ऑर्डर भी अवेलेबल है, तो 1.6 वायर हम बना रहे हैं लास्ट 3 ईयर से। ओके। अच्छा, शांतिलाल जी, देखिए, मेरा जो लिमिटेड नॉलेज है, मैंने देखा है कि केबल और वायर इंडस्ट्री में बहुत अच्छी बड़ी तेजी चल रही है। तो मुझे बताइए सर, हमारा जो प्रोडक्ट है कॉपर वायर, वो बेसिकली केबल और वायर से कनेक्टेड है। सर हमारा जो कॉपर वायर जाता है वो कौन कौन से सेक्टर्स के कस्टमर्स को जाता है, अगर आप मोटा मोटी बताएं, क्योंकि इससे पता चलेगा कि हम केबल एंड वायर की इंडस्ट्री से तो जुड़े हैं ही, लेकिन कौन सा सेक्टर है जहाँ पे सबसे अच्छा ग्रोथ हमको, इसका बेनिफिट हमको मिल रहा है। कॉपर वायर रोड यूं देखने जाए तो रॉ मटेरियल है, जो हमारे जितने भी कस्टमर है, जितने भी केबल वाले क्लाइंट है, उन्हीं के पास हाँ। हमारी सप्लाई है। ओके। बड़े बड़े नाम लूंगा तो बिरला केबल लिमिटेड है, विद्या टेलीलिंक लिमिटेड है, चंद्रस केबल लिमिटेड है, जॉनसन केबल लिमिटेड है, विजन वायर लिमिटेड है, ऑर्बिट वायर्स लिमिटेड है। जितनी भी केबल कंपनियां हैं वहां पे हमारी सप्लाई है। वो हमारे इंटेक्ट और एक्सक्लूसिव कस्टमर है। ओके, नहीं, बढ़िया। शांतिलाल जी, अभी सारे कस्टमर के नाम तो आपने बताया, मेरे को बताइए, नॉर्मली नया कस्टमर जब आपको मिलता है तभी प्रोडक्ट अप्रूवल को, यानी जब उसको उसके सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जब आपका प्रोडक्ट अप्रूव होता है, सर जब ये प्रोडक्ट अप्रूवल को मोटा मोटी कितना समय लगता है? इज इट अ लॉन्ग प्रोसेस? नॉट लॉन्ग प्रोसेस। प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए इन हाउस हमारे पास लेबोरेटरी अवेलेबल है, स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल है। तो जब भी हमारी बेच बनती है, वो बेच से पहले उसका टेस्टिंग होता है, सर्टिफाइड होता है। जो हमको रिक्वायरमेंट है उसके सैंपल की, वो अप्रूव होने के बाद ही ये प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, और वो अप्रूव क्वालिटी हम कस्टमर को देते हैं। ओके, समझ गए। और यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक शांतिलाल जी, नाउ मेरे को बताइए कि हमारा प्रोडक्ट जो है, रॉ मटेरियल कॉपर जो है, जो बेस रॉ मटेरियल है, वो काफी वोलेटाइल है। तो एक तो सर आप इन्वेंट्री प्लानिंग कैसे करते हो, यानी आप उतना ही माल लेते हो जितना आपको ऑर्डर मिलता है, पॉइंट नंबर वन। और दूसरा सर, फाइनल कस्टमर को प्राइसिंग कैसे होती है, लाइक वॉल्यूम के हिसाब से होती है या कितना बड़ा क्वांटिटी वो ऑर्डर करता है, उसके हिसाब से आप कस्टमर को डिफरेंट प्राइसिंग बताते हो? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो रॉ मटेरियल का प्राइस वैसे भी वोलेटाइल है, उसको संभाल के आपको मार्जिन ऐड करके माल बेचना होता है। तो सर ये दोनों सवाल के राइट। जवाब दे दीजिए। इसके रिगार्डिंग मैं आपको कहूंगा कि एक इन्वेंट्री का लेवल है जो कंपनी ईच एंड एवरी टाइम मेंटेन करके चलती है।
सपोज एक फॉर एग्जांपल हमने 500 टन की इन्वेंट्री ली है, तो वो 500 टन को हम कंटिन्यू उसको मेंटेन करके चलते हैं। ओके। बाकी बैक टू बैक मेरा हेजिंग रहता है। जैसे कि पर्टिकुलर मैंने 100 टन मटेरियल सेल किया, तो सेम डे मैं 100 टन मटेरियल परचेज कर लेता हूँ, तो वहां पे हाँ। मेरे को प्राइस की फ्लक्चुएशन की इफेक्ट नहीं आती है। ओके। ठीक है। तो इस तरह से हम समझ। अरेंज करके चलते हैं, ठीक है। ताकि कितना भी वॉलेटाइल मार्केट के अंदर हमको उसकी इफेक्ट ना आए, कंपनी बिल्कुल। की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर उसकी असर ना पड़े। बिल्कुल। और शांतिलाल जी, रॉ मटेरियल कॉपर का हमारा जो सोर्सिंग है, ज्यादातर हम डोमेस्टिक से लेते हैं या थोड़ा बहुत इंपोर्ट भी करते हैं सर? क्योंकि कॉपर तो इंटरनेशनल मेटल है सर, इसका प्रोडक्ट तो एलएमई पे भी ट्रेड होता है। तो मेरे को बताइए सर, हमारा जो रॉ मटेरियल सोर्सिंग है, हमारे पास लोकल वेंडर्स है जैसे कि स्टरलाइट है या कोई दूसरा हिंदुस्तान कॉपर है, हम यहाँ से लेते हैं या थोड़ा बहुत इंपोर्ट भी करते हैं? हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों जगह से करते हैं। मतलब नियर अबाउट ऐसा बोलूंगा कि मंथली 200-300 टन हम इंपोर्ट करते हैं, और बाकी डोमेस्टिक सराउंडिंग गुजरात के आसपास 30 प्लांट्स लगे हुए हैं हाँ। जहाँ पे रॉ मटेरियल की अच्छी सप्लाई है, तो वहां से भी प्रोक्योर करते हैं। लेटर ऑन हम ऑक्शन टेंडर का भी काम करते हैं, जहाँ पे आपने जैसे बताया स्टरलाइट हो गया, स्नाइडर हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियों में ऑक्शन बिल्कुल। टेंडर से भी हम मटेरियल प्रोक्योर करते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा कांतिलाल जी, अभी नंबर्स को थोड़ा सा हम लोग बाजू में रखते हैं, मुझे बताइए सर, इतने सालों का आपने एक बिजनेस खड़ा किया है सर, रिपीट बिजनेस अपना कितना है? और दूसरा सवाल सर, कस्टमर को हम वैल्यू एडिशन यानी सर वो हमारे पास क्यों आता है? हमारी सर्विस अच्छी है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हम कुछ ना काम तो मेरे ख्याल से हम लोग इंडस्ट्री में काम दूसरों से बेहतर करते होंगे। तो सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने ये बिजनेस खड़ा किया है, सर आपको क्या लगता है, दो तीन चीजें जो आप अच्छा कर रहे हो जो आप हमको शेयर कर सकते हो? नहीं, दो तीन चीजों में इतना ही बोलूंगा कि 7 साल की जर्नी है, तो डेफिनेटली कस्टमर का बैकग्राउंड हमने चेक किया है, और क्वालिटी कमिटमेंट में हम कभी पीछे नहीं हटे हैं। सर्विस के रिगार्डिंग जब भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जो उसको कमिटमेंट दिया, वो कमिटमेंट पे हमने डिलीवरी फिलअप की है। और जीरो टॉलरेंस वाला काम किया है कि हम इतना काम करते, तो आज कंपैरिजन करेंगे इंदाल्को स्टरलाइट बिरला से, तो रिजेक्शन रेशियो हमारा बहुत पॉइंटों में है, मतलब इतना ही कहूंगा। बिल्कुल। बिल्कुल। ताकि बेस्ट क्वालिटी बेस्ट सर्विस हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कस्टमर हमारे से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। ओके। और शांतिलाल जी, मेरे को एक बात बताइए, 7 साल में मोटा मोटी क्या हमारा वॉल्यूम ग्रोथ भी उतना ही तेजी से बढ़ा है या आपको प्राइसिंग का बेनिफिट ज्यादा मिला है? मेरे को पूछना है कि हमारा धंधा तो ज्यादातर वॉल्यूम ड्रिवन है सर। प्राइसिंग मैं जानता हूँ कि कॉम्पिटिटिव है, लेकिन फिर भी आपने एक अच्छा मुकाम अचीव किया है। तो सर करंट ईयर में, दैट इज FY 24 में, मैं देख रहा था सर, नंबर काफी अच्छे आ गए बहुत, रेवेन्यू फ्रंट पे, प्रॉफिट फ्रंट पे। अक्टूबर तक भी नंबर काफी अच्छे हैं। तो सर फाइनेंशियल्स की बात करें तो मुझे पहले बताइए सर, मार्जिन इंप्रूवमेंट कहाँ से आ गया है, वेदर बाय सेलिंग मोर वॉल्यूम और बाय गेटिंग अ बेटर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, और दोनों चीजों का साइमल्टेनियसली बेनिफिट आपको मिला है सर, इसके बारे में बताइए। के बारे में मैं आपको इतना ही कहूंगा कि जैसे मैंने फर्स्ट ही आपको बताया कि एक इन्वेंट्री का लेवल हम फिक्स करके चलते हैं। प्राइसिंग का इतना बेनिफिट हम नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर प्राइसिंग का बेनिफिट लेंगे तो डेफिनेटली वहां पे कभी काफी फ्लक्चुएशन में रेट डिक्रीज होंगे, तो वहां पे लॉस के चांसेस भी रहते हैं। तो हाँ। हमारा बैक टू बैक ही रहता है पूरा बिजनेस, ताकि यहाँ पे भी जितना मार्जिन मिल रहा है वो हमारा सेफ रहेगा। मतलब बरोबर। प्राइसिंग का बेनिफिट बहुत माइनर परसेंटेज में हमको मिलता है। जहाँ बिल्कुल। पे ईयर क्लोजिंग कर रहे हैं, वहां पे अगर रेट्स हाइक हो गए, तो वो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के अंदर जो अमाउंट आती है उसी से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है। बिल्कुल। अदरवाइज हमारी स्टडी ग्रोथ ही रहती है। और कहीं ना ठीक। कहीं ईयर बाई ईयर हमने एवरी ईयर प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया है, तो वहां पे रेवेन्यू भी इंक्रीज हुई है। और कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट हम बहुत टाइट करते हैं, कैसे भी करके नेक्स्ट डे हमारा पेमेंट रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम मतलब मटेरियल कहाँ से चीप मिल सके उसको ट्राई करते हैं। बिल्कुल। शांतिलाल जी, अभी मेरे को बताइए कि अभी तो ऑलरेडी हमारा रन रेट अक्टूबर तक प्रॉफिट 5.7 करोड़ हो चुका है। तो विदाउट आस्किंग यू नंबर, क्योंकि इस इंटरव्यू में हम कोई फॉरवर्ड स्टेटमेंट पूछ नहीं सकते सर, नंबर मत बताइए, बट मोटा मोटी सर अभी दिसंबर हो चुका है, अब नया साल चालू हो चुका है सर, मेरे को बताइए ये साल कंपेयर टू लास्ट ईयर कैसा रहेगा? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पिछले साल के हिसाब से ये साल और बेहतरीन रहेगा? डेफिनेटली बेस्ट एफर्ट हमारी है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर को मतलब अच्छा क्लोज कर सके। हमारे हाथ में एफर्ट लगाना है। बाकी प्राइसिंग जैसे कि पहले भी ऑलरेडी डिस्कस हुआ कि प्राइसिंग अपने हाथ में नहीं है। कभी भी अगर बहुत ज्यादा डिक्रीज इन प्राइस आता है, तो जो क्लोजिंग टाइम जो वैल्यूएशन होती है उसकी इफेक्ट से हाँ। प्रॉफिट प्लस माइनस भी हो सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल, नहीं समझ गया। दूसरा मेरे को बताइए सर, हमारा धंधा क्या ऑर्डर बुक ड्रिवन है? हम लोग 2 महीने का या 3 महीने का ऑर्डर लेते हैं, या जैसे आपने बोला इन्वेंट्री आप एकदम हल्का रखते हो? तो सर मेरे को एक बात बताइए, ऑर्डर बुक ड्रिवन बिजनेस है या ऑर्डर्स कस्टमर्स रेगुलरली देते हैं और उसके हिसाब से आप प्रोडक्शन प्लान करते हो? ऑर्डर रेगुलरली कस्टमर देते ही हैं। एक्चुअली ऑर्डर बुक हम बड़ी नहीं रख सकते, क्योंकि कमोडिटी है, प्राइसिंग बहुत फ्लक्चुएट रहती है, तो कभी कभी वैसे तो हालांकि हमारे सब इंटेक्ट कस्टमर है, फिर भी हम मैक्सिमम 7 to 8 डेज के ऑर्डर लेके चलते हैं। 300 से 400 बिल्कुल। टन के ऑर्डर एनी टाइम हमारे हैंड में रहते हैं। बिल्कुल।
और दूसरी बात सर, नॉर्मली हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है? क्योंकि मैं देख रहा था कि पब्लिक इशू का पैसा भी थोड़ा बहुत हम वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल, कस्टमर आपको ऑर्डर देता है, उसके बाद आप प्रोडक्शन करते हो, फिर आपको सप्लाई करते हो। तो सर जब तक कस्टमर आपको पैसा देता है, मोटा मोटी कितने दिन में आपको कस्टमर से पैसा मिलता है? 15 to 17 डेज के आसपास हमारा पैसा मूव हो जाता है, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स रेडी करने से लेके कस्टमर के पास मटेरियल जाता है और हमारे पास वापस पेमेंट आ जाता ओके, है। ये साइकिल रहती है 15 डेज के ओके। आसपास। और जैसे आपने बोला कि इन्वेंट्री आप इतना ज्यादा नहीं रखते, आप मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो ही रखते हो, तो उसका मतलब आप कोई रिस्क लेते नहीं हो, कोई स्पेकुलेशन करते नहीं हो। डेफिनेटली, मैं मतलब हमारा एक माइंड सेट है, एक वैल्यू फिक्स की हुई, उस पे इन्वेंट्री में जितना मटेरियल आता है उतना मटेरियल लेके चलते हैं ताकि रिस्क को मिनिमाइज कर सके। वही हमारा प्रैक्टिस रहता है और बैक टू बैक ही बिजनेस रहता है। हेजिंग हम नेचुरल हेजिंग कर ही लेते हैं ताकि बिजनेस के ऊपर कोई बड़ी इफेक्ट ना हो। अच्छा शांतिलाल स्पेकुलेशन जी, नहीं अभी करते। अभी बताइए सर, अभी ओवरऑल केबल एंड वायर इंडस्ट्री से आप बहुत क्लोजली जुड़े हो सर, आपको क्या लगता है, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आगे अगले 2-3 साल में किस प्रकार का डिमांड और ग्रोथ आने आने की एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि देखिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जहाँ पे भी पावर प्रोजेक्ट्स आ रहा है, इलेक्ट्रिकल का काम है, केबल तो बहुत बेसिक चीज है, तो बहुत तरह के केबल्स है। तो सर आपको क्या लगता है अगले 3-4 सालों में हमारे लिए मार्केट और भी बड़ा बनेगा? आई मीन व्हाट इज योर सेंस, क्योंकि सर आप काफी बड़े कस्टमर्स को केटर करते हो और प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सर बताइए कि हमारे लिए ओवरऑल आउटलुक कैसा दिख रहा है हमारे प्रोडक्ट के लिए? आउटपुट बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। इतना ही बोलूंगा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वहाँ पे कंटिन्यूअसली डिमांड बढ़ रही है। और शायद मैं आपको इतना बहुत शॉर्ट में बताऊंगा कि अर्लियर 7 साल पहले 5-7 प्लांट हुआ करते थे, आज 20 प्लांट है, तो भी वो सारी चीजें फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। बस इसी ओके। से आइडिया आ जाता है कि भी कंटिन्यूअस डिमांड है मतलब। और आने ठीक वाले फ्यूचर में भी ईवी सेगमेंट में काफी सारी डिमांड आने वाली है, तो डिमांड में कोई कमी नहीं है। है, बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि जो इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ आ रहा है इंडिया में, आई थिंक ये काफी नेचुरल है कि केबल की डिमांड तो बढ़ेगी। सर मेरे को बताइए, अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आज का है सर, हम लोग कंपनी का पब्लिक इशू कर रहे हैं, तो सर हम कितना पैसा कैपिटल मार्केट से रेज कर रहे हैं और किस ऑब्जेक्टिव से हम पैसा रेज कर रहे हैं, इसका कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे? नियर अबाउट 25 करोड़ रुपए के आसपास अपने रेज कर रहे हैं। उसमें से बेसिकली हम एक नया प्लांट लगा रहे हैं बेंच वायर का, तो उसके रिगार्डिंग हमारा नियर अबाउट 2.25 करोड़ 2 करोड़ रुपए वहाँ पे यूटिलाइज होगा। एक फर्नेस के कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारा नियर अबाउट 2 करोड़ के आसपास इस्तेमाल होना है। और बाकी ये बिजनेस ही पूरा फंड का है, तो एक वर्किंग कैपिटल के लिए हम पाइपलाइन सेट कर रहे हैं, इंपोर्ट की पाइपलाइन और बढ़ा रहे हैं। वहाँ पे 13 से 14 करोड़ रुपए हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे। और बैलेंस पेमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यूटिलाइज होगा। ओके, ठीक। और ये सारी चीजों से कहीं ना कहीं हम पंचिंग प्लांट लगा के वैल्यू एडिशन वाला काम होगा, जो आगे जाके पॉजिटिव रहेगा हमारा। ठीक है। और ये बंचिंग वायर का जो प्लांट है, ये जो मशीनरी आप लगाओगे शांतिलाल जी, ये कब से शुरू हो जाएगी? यानी क्या हम FY 26 में इसका थोड़ा बहुत बेनिफिट देखेंगे? डेफिनेटली, होपफुली हम सोच रहे हैं जून जुलाई नेक्स्ट से स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप ये इसका ऑपरेशन एटलीस्ट मिलना चाहिए। ठीक। शांतिलाल जी, अभी आखिरी सवाल आज का सर, हमने कोविड देखा है, बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव था, अभी तो सब कुछ ठीक हो गया है। मुझे बताइए सर, आपने इतने सालों से धंधा चला है, सबसे बड़ा रिस्क हमारे बिजनेस में क्या है? रॉ मटेरियल का वोलेटिलिटी रिस्क है, या गवर्नमेंट पॉलिसी है, या एग्जीक्यूशन है? सर आपके हिसाब से कौन सा रिस्क फैक्टर आप हर वक्त मॉनिटर करते हो ताकि धंधे में कोई प्रॉब्लम ना आए? तो इसके बारे में बताइए। देखिए, 7 साल की जर्नी में जो मैंने देखा है, वैसे यूं देखने जाऊं तो रिस्क यूं नहीं दिखती, लेकिन सडनली अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी में बड़ा चेंज आता है, टेरिफ के अंदर कोई चेंज आता है, तो वो टेम्पररी हमारी प्रोडक्शन लाइन को या फिनिश उसको इफेक्ट कर सकता है। अदरवाइज हमको ज्यादा रिस्क इसलिए नहीं दिखती है कि हम इतने वोलेटिल मार्केट में भी बैक टू बैक की प्रैक्टिस करके चलते हैं ताकि हमारा मार्जिन सेफ रहता है। बस बिल्कुल। यही हमको, गवर्नमेंट सडनली कोई मेजर चेंज लाती है तो वहां पे कहीं की थोड़ी इफेक्ट आ सकती है, बिल्कुल। अदरवाइज ये इफेक्ट नहीं आएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल, आई थिंक आपने बराबर कहा कि ये प्रोडक्ट में बहुत अच्छा रनवे दिख रहा है। और सर मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को सर बहुत बेस्ट विशेस, और पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बहुत बेस्ट विशेस सर। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। नमस्कार। थैंक यू सर, अविनाश जी, नमस्कार।